नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एक लेक्चर सीरीज़ हम आपके साथ चला रहे हैं जहां पे यूपीपीसीएस के पुराने वर्षों के मेंस पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। वर्ष था 2018 जहां से शुरुआत की थी। GS2 के कुछ शुरुआती क्वेश्चन हम अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके। आज इस लेक्चर में उसके आगे के सवाल हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारे पेड ग्रुप के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो जहां पे क्वालिटी कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं तो दिए गए दो में से किसी भी नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमें शुरू करना है 5वें सवाल से। ये जो सवाल है ये स्वयं सहायता समूहों के बारे में है, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या इम्पैक्ट रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के इंडिया की रूरल लाइफ पे, यानी भारत के ग्रामीण जीवन पर ये स्वयं सहायता समूहों के क्या प्रभाव पड़े हैं। इसका आपको वर्णन करना है या फिर इसको डिस्क्राइब करना है। तो शुरुआत इस चीज़ की हम करेंगे ये बता के कि सेल्फ हेल्प ग्रुप आखिर होते क्या हैं। फिर आगे हम बताएंगे कि भाई ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, हाँ, ये भारत के ग्रामीण जीवन को प्रभावित करते हैं। और फिर अपने जो मेन कंटेंट है, जो मेन बॉडी है, उसमें हम ये लिखेंगे कि किस प्रकार से, कैसे इन स्वयं सहायता समूहों ने जो हमारे भारत का ग्रामीण जीवन है उसको प्रभावित किया है। विस्तार से बताएंगे, अलग अलग आयाम शामिल करेंगे और उदाहरण भी देंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इंट्रो की बात करते हैं। इंट्रो में लिखेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं। डेफिनेशन में लिख सकते हैं, देखिए कुछ मान लीजिए 15 से 20 लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं और मेनली ये सब लोग ग्रामीण एरिया से, ग्रामीण क्षेत्र से आएंगे और इकट्ठे होकर अपने सोशल और इकोनॉमिक यानी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बदलना चाहते हैं इस ग्रुप के थ्रू, तो उनको हम स्वयं सहायता समूह कहते हैं। देखिए बना क्यों, आमतौर पे होता क्या है, गरीब आदमी को क्रेडिट नहीं मिलता, यानी पैसा नहीं मिलता लोन में या फिर किसी से अगर उसे पैसा चाहिए होता है तो अलग अलग प्रकार के उसको कोलैटरल्स देने पड़ते हैं, कुछ गिरवी रखना पड़ता है, कुछ दिखाना पड़ता है अपना पुराना रिकॉर्ड। लेकिन एक गरीब आदमी के पास इन सब चीज़ों के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं, तो वो क्या करेगा, वो जाता है मनी लेंडर्स के पास। मनी लेंडर से जब वो पैसे लेता है तो बहुत अधिक ब्याज दर पे उसको पैसे मिलते हैं। इससे फिर वो पैसे चुका नहीं पाता, जिससे कि उसका शोषण होता है या फिर एक्सप्लॉयटेशन होता है। अब स्वयं सहायता समूह इसी को सॉल्व करने के लिए, इसी को हल करने के लिए एक बहुत बढ़िया सल्यूशन हो सकता है। देखिए यहाँ पे होता क्या है, बहुत सारे लोग जो कि हम मानते हैं करीब 15 से 20 लोग एक साथ आते हैं और अपनी तरफ से कुछ कुछ पैसा इस फंड में जमा करते हैं। तो इस प्रकार एक ये फंड बन जाता है जहाँ पे सबके द्वारा जमा किए हुए कुछ रुपए रखे हैं। मान लीजिए अब इसी में से, इसी ग्रुप से इस व्यक्ति को पैसा चाहिए तो इस फंड से निकाल कर पैसा इस व्यक्ति को दे दिया जाता है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट रहता है, जो ब्याज दर रहती है, वो काफ़ी कम रहती है। तो यानी इस व्यक्ति को जब वापस पैसा चुकाना पड़ता है तो इसको अधिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। साथ में अब इस फंड का और भी बहुत यूटिलाइजेशन हो सकता है। अगर मान लेते हैं हम लोगों को बैंक से लोन चाहिए तो हम दिखा सकते हैं, भाई हमारे पास इतनी जमा पूंजी रखी हुई है, आप हमको लोन दे दीजिए, और ये हमारे कोलैटरल की तरह या फिर एक जमा पूंजी की तरह आप देख सकते हैं, और ये दर्शाता है कि वापस लौटाने की क्षमता है हम में। तो इस प्रकार बैंक जो है इन लोगों को लोन भी दे सकता है, क्योंकि इनके पास अभी पैसा जमा है। बैंक सोचता है आगे भी ये पैसा जमा कर पाएंगे और मेरा जो लोन है उसको लौटा पाएंगे। तो बेसिकली ये यूज़ था इन स्वयं सहायता समूहों का, और इसी को देखते हुए एक बैंक और SHG प्रोग्राम या लिंकेज प्रोग्राम भी शुरू किया गया था। उसमें बेसिकली क्या था, मान लीजिए ये बैंक है और ये कोई ग्रुप है जिन्होंने अपने आप को स्वयं सहायता समूहों के तौर पे एकत्रित किया है। इन लोगों का एक खाता खुलेगा इस बैंक में, और जो पैसा इन्होंने फंड में सेव किया है वो पैसा ये इस खाते में रख देंगे। अब इसके बेसिस पे बैंक इनको इस रुपये से कहीं अधिक
या फिर कई गुना ज़्यादा का लोन भी दे सकता है। तो यानी मान लीजिए अगर आप लोगों ने 1 लाख रुपए इकट्ठा करके बैंक में रखा है, तो आप हो सकता है 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख का यहाँ से लोन ले लें, क्योंकि बैंक देखता है भाई हमारे यहाँ खाता तो खुला ही हुआ है, उसमें रुपया भी है, तो अगर इनको पैसे दे देंगे तो धीरे धीरे करके लौटा भी देंगे। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए बैंक और एसएचजी लिंकेज प्रोग्राम शुरू किया गया था, उसके बारे में हम यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं। फिर दोस्तों जो ये स्वयं सहायता समूह होते हैं, इसमें देखा गया है कि ज़्यादातर महिला की भागीदारी होती है, यानी एक माध्यम, एक व्हीकल बनते हैं ये वुमेन एम्पावरमेंट का, महिला सशक्तिकरण का। उसके अलावा अगर हर व्यक्ति अपनी जेब से कुछ पैसा निकाल के इस फंड में डाल रहा है, तो ये आपकी जाने अनजाने में सेविंग्स की हैबिट को बढ़ा रहा है, और हमको मालूम है सेविंग करना कितना इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से स्वयं सहायता समूहों के काफ़ी सारे अलग अलग एडवांटेजेस हैं, और साथ ही इसने कई जगह पर अहम रोल भी निभाया है। अगर हम लोग अभी कोविड की स्थिति की बात करें, तो कई जगह पे देखा गया है स्वयं सहायता समूह लगातार इन्वॉल्व थे, खाने की आपूर्ति में लगातार इन्वॉल्व थे, मास्क बनाने और बांटने में। उसके अलावा भी अगर कभी कोई क्राइसिस आता है तो इनका एक लीडरशिप रोल देखा जाता है, एक अहम भूमिका इनके द्वारा निभाई जाती है। तो अब दोस्तों हम लोग देखते हैं आंसर क्या है। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे क्या है। एक ग्रुप है, एक समूह है जिसमें 10 से 20 लोग इकट्ठे होते हैं। ज़्यादातर ये लोग सब ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और ये अपनी आर्थिक या सामाजिक स्थिति सुधारना चाहते हैं। इस उद्देश्य से बनाया गया जो छोटा समूह है उसको हम लोग स्वयं सहायता समूह या एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। ज़्यादातर जो एसएचजी होते हैं इनका फोकस होता है कि बेहतर वित्तीय सुरक्षा अपनाई जाए, बेहतर वित्तीय सुरक्षा की ओर बढ़ा जाए। फिर इसी के तहत एक एसएचजी और बैंक का लिंकेज प्रोग्राम चला था, हमने अभी समझा। इसमें बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र में जो भी गरीब लोग हैं उन तक वित्तीय सेवा पहुंचाई जा सके, यही सोच रखी गई थी। फिर हमने आपको बताया किस प्रकार जो एसएचजी है वो अपना फंड बैंक में जमा करते थे, बैंक में अकाउंट खुलता था, उस अकाउंट में कुछ जो पैसा होता था उसी के आधार पे बैंक इनको लोन दे देता था। इस लोन से ये लोग नया बिजनेस डाल सकते हैं, कुछ सेटअप कर सकते हैं और अपना रोज़गार स्वयं उत्पन्न कर सकते हैं। फिर उसके अलावा इसने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ने कैसे ग्रामीण जीवन को प्रभावित किया, तो इसमें है ये एक ऋण सुविधा के रूप में भी माध्यम बन के सामने आता है। अगर मान लीजिए इस फंड में बहुत सारा पैसा है, इसी के एक आदमी को कुछ पैसा चाहिए किसी अपनी ज़रूरत के लिए, तो ये पैसा इस व्यक्ति को दे दिया जाता है और उस पे जो ब्याज दर रहती है वो भी काफ़ी कम रहती है, जिससे कि वो आसानी से उस पैसे को चुका पाए। अब वो उस पैसे से कुछ भी अपना बिजनेस सेटअप कर सकता है। तो बेसिकली ये रोज़गार से संबंधित अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। और साथ ही इसके कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट ये हैं कि भाई जब आपको आसानी से ऋण नहीं मिलता किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से, तो आदमी जाता है अनौपचारिक ऋण स्रोतों के पास, जैसे कि मनी लेंडर्स। अब वो जो मनी लेंडर्स के पास जाएगा तो वहाँ पे बहुत अधिक उसको ब्याज दर देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से गरीबों का शोषण देखा गया है। तो अगर एसएचजी की मौजूदगी है तो इस प्रकार की परिस्थिति की संभावना बहुत कम हो जाती है। उसके अलावा ये सूक्ष्म वित्त या फिर माइक्रो फाइनेंस को अवेलेबल कराने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। इसने कई लोगों के जीवन स्तर में भी वृद्धि की है, क्योंकि अगर आप यहाँ से पैसा ले पा रहे हैं और उससे अपना कुछ बिजनेस डाल पा रहे हैं तो आप बेहतर अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ते हैं। आपका बिजनेस चल निकला तो आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बढ़ते हैं, आपकी गरीबी दूर होती है। साथ ही जैसा मैंने बताया आपको कि ज़्यादातर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो महिलाओं की भागीदारी को दर्शाते हैं। अधिकांश जो कि केंद्रित होते हैं वो महिला सशक्तिकरण के ऊपर केंद्रित होते हैं। महिलाएं यहाँ पे नेतृत्व करती हैं, महिलाओं के लिए अलग अलग रोज़गार के रास्ते ये खोलता है, उनको आर्थिक और सामाजिक तौर पे सशक्त बनाता है। तो ये एक माध्यम की तरह काम करता है महिला के सशक्तिकरण के। फिर उसके बाद जैसा हमने बोला कुछ कुछ पैसे इस फंड में आप डालेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपनी सेविंग हैबिट बढ़ा रहे हैं, और सेविंग हैबिट बढ़ाना यानी बचत की आदत को बढ़ावा देना एक बहुत स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी होती है। और इसी वजह से इसने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, पॉवर्टी एलिविएशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। फिर दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, कुछ डेटाज हैं जो आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि
और दूसरी बात, ये जो डेटा हैं दोस्तों ये नाबार्ड के सर्वे से हैं, तो ये ऑथेंटिक हैं। नाबार्ड के सर्वेक्षण से लिए हुए डेटाज है, इसको आप अपनी मुख्य परीक्षा में इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में 90% जो एसएचजी हैं वो विशेष रूप से महिलाओं पर केंद्रित है, यानी महिला सशक्तिकरण का माध्यम बनते हैं। अगर आप अपने उस स्टेटमेंट में ये वाला डेटा और जोड़ देते तो आपका उत्तर और बेहतर हो जाता और मजबूत बन जाता। फिर उसके बाद बैंक लीकेज जो प्रोग्राम हमने बताया, तो उसके तहत नाबार्ड ने ये डेटा दिया है कि करीब 1 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं वो बैंक से एक्टिवली लिंक्ड हैं। अगर एक औसत तौर पे बैंक बैलेंस देखा जाए, एग्रीगेट कुल बैंक बैलेंस देखा जाए एसएचजी का, तो देश में करीब 70,000 करोड़ है। तो देखिए आप वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों को आगे बढ़ाने में, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनका जीवन स्तर बढ़ाने में। उसके अलावा जितने भी लोग कवर्ड हैं एसएचजी में, यानी जितने भी घर, जो कुल परिवार एसएचजी के अंदर कवर्ड हैं, उसमें से करीब 60% परिवारों ने ऐसा बोला कि उनकी संपत्ति में वृद्धि हुई है, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप ने उनके जीवन स्तर को बढ़ाने में अहम योगदान निभाया है। अब अपने उस वाले स्टेटमेंट में इस डेटा को अगर आप ऐड कर देते तो आपका उत्तर कितना बेहतर हो जाता। फिर एक ये डेटा दिया गया है कि एसएचजी के आने से पहले और एसएचजी में एनरोल होने के बाद कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, यानी गरीबी से बाहर आए हैं। तो देखिए ऐसा माना गया है कि जो एसएचजी एनरोल होने से पहले की टाइम है उसमें करीब 42% लोग जो थे वो गरीब थे, लेकिन एक बार वो एसएचजी में आ गए, एक ग्रुप बना लिया, पैसा एक साथ जुटा लिया उन्होंने, फिर उसके बाद उस पैसे का इस्तेमाल से अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ बनाई, तो देखा गया जैसे ही इसमें एनरोल हुए उसके बाद ये पूरे प्रोसेस के बाद करीब कम होकर गरीबी 22% तक आ गई है। यानी गरीबी के उन्मूलन में एसएचजी की कितनी अहम भूमिका है। हालांकि इनसे जुड़ी हुई कुछ समस्याएं, कुछ चुनौतियां भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई समस्या के बारे में बताइए, उनका विवरण दीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो आमतौर पे क्योंकि ये रूरल एरियाज़ में सीमित हैं, ये ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित हैं, तो यहाँ पे बुनियादी ढांचे का अभाव है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम कह रहे हैं कि भाई बैंक जो है वो एसएचजी को लोन दें, लेकिन ये भी तो संभावना है कि एसएचजी इनका लोन ना लौटा पाए, और अगर इस प्रकार से एसएचजी लोन नहीं लौटा पाएगा तो बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ेंगे, और इस प्रकार के परिसंपत्तियों के बढ़ने की वजह से बैंक की जो बैलेंस शीट है वो ख़राब होगी। उसके अलावा क्योंकि हमने कहा ज़्यादातर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या फिर जो स्वयं सहायता समूह हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुए हैं, तो इनकी जो है शहरी क्षेत्रों से कनेक्टिविटी में समस्या आती है। फिर देखा गया है कि इनकी मौजूदगी के बाद भी आज भी अनौपचारिक क्षेत्र एक बड़ा पोर्शन बनाते हैं ऋण के संदर्भ में, यानी अभी भी कई लोग अनऑफिशियल और इनफॉर्मल सेक्टर से जाके लोन लेते हैं, वो ज़्यादा ब्याज पे देते हैं, फिर उनका शोषण होता है। वो जो साइकिल हमने देखा उसको पूरी तरह तोड़ने में एसएचजी कामयाब नहीं हुआ है, और क्योंकि वही बात है ये ग्रामीण क्षेत्रों में है तो टेक्नोलॉजी इनके पास देर से आती है, तो ये टेक्नोलॉजी में थोड़े से पिछड़े रहते हैं। फिर हम देखते हैं दोस्तों सेकंड एआरसी ने क्या कहा है इसके बारे में, यानी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार कि जो बहुत सारे कार्य इस एसएचजी के द्वारा किए जाते हैं वो सब प्रिमिटिव स्किल्स पे बेस्ड हैं। प्राइमरी सेक्टर एंटरप्राइज को ये बढ़ाता है, यानी आदिम कौशल पे बेस्ड हैं, प्राथमिक क्षेत्र में उद्यमों पर आधारित है। तो इसकी वजह से बहुत एक्सट्रीम जो है किसी की आय में वृद्धि यहाँ से नहीं होती। ऐसा नहीं है कि उसका जीवन स्तर बहुत ही बेहतर हो गया, हाँ थोड़ी बहुत वृद्धि करता है लेकिन कुछ मेजर वृद्धि नहीं होती, बस हल्का फुल्का इंक्रीज इन इनकम होता है। उसके अलावा भाई इम्बैलेंस देखा गया है, कई क्षेत्रों में तो बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वहीं कुछ क्षेत्रों में बिल्कुल भी मौजूदगी नहीं है इनकी। जैसे कि दक्षिणी क्षेत्र हम बात करें, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, यहाँ पर अधिकतर स्वयं सहायता समूह पाए जाते हैं। लगभग पूरे देश के 70% जो स्वयं सहायता समूह हैं इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट ये सभी क्षेत्र अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप के बेनिफिट्स से अछूते हैं।
उसके अलावा कहीं ना कहीं आज भी वो माइंडसेट, वो मेंटालिटी हमारे देश में मौजूद है जहाँ पे पुरुष को प्रधान माना जाता है। तो ये जो पेट्रियार्कल नेचर है सोसाइटी का, समाज का, उसकी वजह से महिलाओं को बढ़ चढ़कर भाग नहीं लेने दिया जाता स्वयं सहायता समूहों में। इसी से उनकी भूमिका जो है वो सीमित हो जाती है। अब हालांकि अगर आपसे कोई केस स्टडी के बारे में पूछे या ना भी पूछे तो आप केस स्टडी अगर मेंशन कर देंगे तो आपका आंसर और बेहतर हो जाएगा। केस स्टडी के तौर पे सबसे पहले तो केरल का कुदुम्बश्री हमने लिया गया है। 1998 में इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ महिलाओं को सशक्त बनाना इसका एक मेजर उद्देश्य है। 3 एलिमेंट्स है, 3 तत्व है जिसके चारों तरफ ये घूमता है। एक तो सशक्तिकरण, उद्यमिता और सूक्ष्म ऋण यानी माइक्रो क्रेडिट। और देखा गया है जब केरल में बाढ़ आई थी तो यहाँ पे कुदुम्बश्री की महिलाओं ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी राहत कार्यों में। तो ये इस चीज़ को दर्शाता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप कितने एक्टिव हैं किसी भी क्राइसिस के टाइम पे। फिर अगर कोविड-19 में इनकी भूमिका बताएं तो हमने कई जगह देखा कि ऐसी ग्रामीण महिलाएं जो एक समय पे स्कूल की यूनिफॉर्म सिला करती थी, उन्होंने महामारी के दौरान मास्क सिलने का कार्य करना आरंभ कर दिया था। उसके अलावा सामुदायिक रसोई के प्रबंधन में भी एसएचजी की अहम भूमिका देखी गई है। अगर खाद्य की आपूर्ति की बात करें या फिर उसके वितरण की बात करें तो भी एसएचजी बहुत अहम भूमिका निभाता है। उसके अलावा स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी एसएचजी की इम्पोर्टेंट भूमिका है। और इसी सब के चलते विश्व बैंक ने भारतीय स्वयं सहायता समूहों की प्रशंसा भी की थी। तो एक आप एग्जाम्पल या केस स्टडी ये लिख सकते हैं, एक आप ये कदमश्री वाला लिख सकते हैं, जिससे आपका उत्तर और बेहतर बन सकता है। अब दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो है प्रवासी भारतीयों के बारे में। इसमें कहा गया है, इसमें पूछा गया है कि किस प्रकार से प्रवासी भारतीय भारत की आर्थिक व्यवस्था में योगदान देते हैं। एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। तो कंट्रीब्यूशन पूछा गया है इंडियन डायस्पोरा का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में भारत के। तो दोस्तों ये शॉर्ट नोट की मांग कर रहा है हमसे। इसका हम लोग शुरू कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये बात लिखनी होगी कि जो भारत का डायस्पोरा है या भारत के प्रवासी हैं वो विश्व भर में मौजूद हैं। यानी कि आप तादाद लिख के शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे आप डेटा दे सकते हैं किसी रिपोर्ट से कि कितने ऐसे इंडियन डायस्पोरा हैं जो पूरे विश्व भर में मौजूद हैं। रीसेंट डेटा लिखना अच्छा रहेगा। फिर आप बताएं कि किस प्रकार से इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है या फिर योगदान दिया है भारत की आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने में। यहाँ पे भी अगर संभव हो तो आप डेटा लिख सकते हैं। डेटा लिखने से आपका उत्तर और मजबूत बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे हमने बात की इंट्रोडक्शन में, आप क्या लिख सकते हैं कि भाई इतने कुछ आप फैक्ट लिख दें, इतने एक्स भारतीय जो हैं वो इंडियन डायस्पोरा है, यानी कि भारतीय प्रवासी हैं जो पूरे विश्व में मौजूद हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ से लिख सकते हैं कि कैसे इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है भारत की आर्थिक व्यवस्था में। तो एक पॉइंट आ सकता है कि भाई ये जो वहाँ पे कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा अपने घर इंडिया में भेजते हैं, यानी ये रेमिटेंस भेजते हैं। उसके अलावा जो प्रवासी भारतीय हैं वो जहाँ पे भी रहते हैं उस देश की फॉरेन पॉलिसी को भारत के पक्ष में बदलने में अहम भूमिका निभाते हैं। वहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे भी आप कई एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि एक भारत छोड़ के किसी और देश में रहते हैं तो बेसिकली इनको भारतीय गुड्स की जब भी ज़रूरत होती है तो ये वहाँ के मार्केट में इंडियन गुड्स की डिमांड को बढ़ाते हैं। डिमांड को मैच करने के लिए इंडिया से सप्लाई होके जाता है ये गुड्स, तो इससे इंडिया के कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। फिर हमने देखा है कई सारे तो ऐसे प्रवासी हैं जो वापस भारत आ रहे हैं, वापस भारत रिटर्न कर रहे हैं और रिटर्न करके यहाँ पे वो अपना बिजनेस जमा रहे हैं। यहाँ बिजनेस जमाएंगे तो जो पैसा कमाएंगे टैक्स देंगे, तो अल्टीमेटली इंडिया की जीडीपी और इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में इम्पॉर्टेंट भूमिका निभा रहे हैं। उसके अलावा जो भारत में लेस स्किल्ड लेबर है, यानी कि जिसमें कौशल की कमी है, वो भारत में रहता और किसी एक सेक्टर में लगा रहता तो प्रचंड बेरोजगारी को बढ़ाता, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाता। लेकिन ऐसा देखा गया कि ये जो लेबर है ये वेस्ट एशिया या फिर पश्चिमी एशिया के इलाकों में माइग्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से जो भारत में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो सकता था उस प्रकार की बेरोजगारी को ये कम करते हैं। तो इस तरीके से आप ये 5-6 पॉइंट लिख के अपना उत्तर समाप्त कर सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम आंसर किस तरीके से बनाया है। सबसे पहले जैसे हमने बताया था कि आपको बताना है कितनी तादाद है प्रवासी भारतीयों की पूरे विश्व में। इसके लिए आप कोई डेटा लिख सकते हैं। तो हमने लिया है वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2020 का डेटा। इस डेटा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की उत्पत्ति का सबसे बड़ा देश भारत ही है और यहाँ से करीब 17.5 मिलियन प्रवासी दूसरे देश में जाके बसते हैं। और ये जो भारतीय प्रवासी हैं ये भारत की आर्थिक संरचना में एक बड़ा योगदान देते हैं। तो यहाँ पे आपने मतलब एक्नॉलेज कर दिया इस फैक्ट को कि हाँ भाई, भारत के जो प्रवासी हैं वो भारत की इकोनॉमी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब कैसे करते हैं इसमें हम लोग को बात करनी है। सबसे पहले हम लोग यहाँ रेमिटेंस पे बात करेंगे और इसके लिए भी हमने वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट 2020 का सहारा लिया है, जहाँ पे ये लिखा हुआ है करीब $78.6 बिलियन ऐसे हैं जो प्रवासी वापस भारत में भेजते हैं। यानी रेमिटेंस के तौर पे इतना सारा पैसा जो है वो प्रवासियों के द्वारा भारत में भेजा जाता है। उसके अलावा ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और जिस देश में रहते हैं उसकी पॉलिसी भारत के अनुसार चेंज करने में अहम भूमिका निभाते हैं। जो भाई अर्ध कुशल श्रमिक हैं जो भारत में पहले प्रच्छन्न बेरोजगारी को बढ़ाया करते थे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया करते थे, अब वो पश्चिमी एशिया के क्षेत्रों में प्रवास कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारत में बेरोजगारी कम हुई है। देखा गया है कि अब कुछ प्रवासी भारतीय वापस भारत की तरफ आ रहे हैं, यहाँ आके अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, जिससे वो भारत में अपना आर्थिक योगदान दे रहे हैं। उसके अलावा क्योंकि ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों में बसे हुए हैं तो वहाँ पे इंडियन गुड्स की डिमांड क्रिएट करते हैं। अब वो कहाँ से जाएगी भाई, इंडियन गुड्स की डिमांड इंडिया से ही जाएगी। तो इंडिया से इस तरीके से एक्सपोर्ट बढ़ता है, तो ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। अब दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं, डेटा है जो आप अपने मुख्य परीक्षा में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों वाला देश बना हुआ है। कितने? करीब 17.5 मिलियन प्रवासी दुनिया भर में भारत से जा रहे हैं। फिर अगर बात करें सबसे ज़्यादा प्रवासी को होस्ट कौन कर रहा है, यानी भारतीय प्रवासी की मेज़बानी करने वाला देश कौन सा है, तो संयुक्त अरब अमीरात या फिर यूएई जो है करीब 3.5 मिलियन इंडियन डायस्पोरा को अकोमोडेट करता है। उसके बाद है अमेरिका करीब 2.7 मिलियन भारतीय प्रवासियों को अकोमोडेट करता है। अगर हम 2000 से 2020 तक का पीरियड देखें, यानी कि इस 20 साल में इंडिया एक ऐसा देश बन गया है जिसकी सबसे हाईएस्ट रेट्स के कंट्री में काउंटिंग की जा सकती है। यानी ऐसे देश जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रवासी उस देश को छोड़कर दूसरे देशों में गए हैं, उनके कंपैरिजन में अगर हम बनाएंगे तो इंडिया भी कहीं टॉप में ही आएगा। यानी 20 साल में करीब 10 मिलियन प्रवासी ऐसे हैं जो अलग अलग देशों में इंडिया से जाके बस गए हैं। और जैसे कि हमने पढ़ा किस प्रकार से ये सब के सब इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। अब अगर आने वाले वर्षों में आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि क्या महत्व है प्रवासी भारतीयों का, तो आप ये उत्तर उसमें लिख सकते हैं। सबसे पहले तो भाई विभिन्न देशों में देखा गया है कि जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, वो अच्छी प्रतिष्ठित पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे गीता गोपीनाथ, कमला हैरिस, ये आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ये अच्छी पॉलिटिकल पोस्ट हैंडल करते हैं अलग अलग विभिन्न देशों में। उसके अलावा देखा ये गया है कि आर्थिक निवेश बड़े पैमाने पे करते हैं ये प्रवासी अपने घरेलू देशों में, और उससे क्या होता है, उससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। यानी कि भारत में वो अच्छा निवेश करेंगे जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। दूसरे देशों में ये प्रेशर ग्रुप्स या फिर दबाव समूहों की तरह काम करते हैं। यानी कि ये अपने देश की, जिस देश में वो रह रहे हैं, उस देश की सरकारी नीति के साथ साथ जनमत को प्रभावित करने का कार्य करते हैं और कोशिश करते हैं कि वहाँ की पॉलिसी जो है वो भारत के हित में टिल्ट हो सके, उसका झुकाव जो है भारत के हित में हो सके। और उदाहरण के तौर पे 2008 में अमेरिका भारत नागरिक परमाणु समझौता जो था उसके अगेंस्ट लॉबिंग या फिर पैरवी की गई थी। तो इन एग्जाम्पल्स को भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा रेमिटेंस तो हमने देख ही लिया, किस प्रकार वो दूसरे देशों से अपने घर पैसा भेजते हैं
और इस प्रकार से इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये आप चाहें तो याद रख सकते हैं, या फिर जो हमने पहले पढ़ा वो रिपोर्ट के अनुसार आप कितना रेमिटेंस आ रहा है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दिया हुआ है कि भारत को सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आया है इंडियन से जो कि बाहर रह रहे हैं, जो करीब 78.6 बिलियन डॉलर से, यानी इंडिया की जीडीपी का करीब 3.5% बाहर से आ रहा है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र या फिर प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में ये सहायता करते हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं और अलग अलग आइडियाज़ अपनी कंट्री में लेके आते हैं। उसके अलावा ऐसे कई डायस्पोराज हैं या फिर प्रवासी हैं जो इम्पोर्टेंट भूमिका, इम्पोर्टेंट पोजीशन हैंडल करते हैं अपने देश में जहाँ पे वो रह रहे हैं, तो उसी इन्फ्लुएंस का फ़ायदा उठा के वो भारत के हितों से संबंधित अनुकूल परिस्थितियों को बनाने में मदद करते हैं। उसके अलावा जो प्रवासी भारतीय हैं वो अपने देश के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करते हैं, राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक होते हैं। वो अपनी सफलता के माध्यम से अलग अलग राष्ट्रों के विश्वव्यापी विकास में योगदान देते हैं। उदाहरण के लिए सुंदर पिचाई लिख सकते हैं, सत्या नडेला लिख सकते हैं। उसके अलावा वो पॉलिसीज़ को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि भारत के बायलैटरल टाइज मजबूत हो सकें, द्विपक्षीय संबंध उस पर्टिकुलर देश से मजबूत हो सकें। फिर जो रेमिटेंस वो भेजते हैं उससे हमारे देश में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है, यानी कि सामाजिक और आर्थिक विकास में वो रेमिटेंस, वो विप्रेषण जो है काफ़ी हद तक काम आ सकता है, गरीबी को समाप्त कर सकता है। उसके अलावा नए रास्ते खोल सकता है कई गरीबों के लिए, लोगों के जीवन के स्तर में सुधार कर सकता है। तो इसी सब को देखते हुए, इनकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए सरकार ने कई सारी पहल इनके लिए शुरू की है। सबसे पहले प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड शुरू किए गए हैं। ये एनआरआई या फिर पीआईओ को दिए जाते हैं उनका सम्मान करने के लिए। फिर एक नो इंडिया प्रोग्राम या फिर भारत जानो कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का जो लक्ष्य है वो है प्रवासी भारतीय युवाओं को अपने देश की प्रगति, उसकी सफलताओं से परिचित कराना, यानी भारत को जानने में उनकी मदद करना और इसी से अपने देश से उनको अधिक जुड़ाव महसूस हो सके, ऐसा माहौल बनाना है। फिर उसके बाद क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय दिवस भी है। जिस प्रकार से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, उसी प्रकार अगर कोई भी ऐसा प्रवासी है जो उस वार्षिक प्रवासी दिवस में शामिल नहीं हो पाया, असमर्थ था, तो ये क्षेत्रीय प्रवासी दिवस जो है वो उन्हीं प्रवासियों के लिए है। फिर एक योजना शुरू की गई थी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड स्कीम। इसको 2005 में शुरू किया गया था और सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड करके किया गया था। ये भी उनका प्रोसेस आसान बनाने के लिए किया गया था सरकार द्वारा। फिर उसके बाद प्रवासी बच्चों को स्कॉलरशिप्स देते हैं हम लोग, उसके प्रोग्राम चल रहे हैं। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट भी समझ रही है कि प्रवासियों की क्या भूमिका है भारत की आर्थिक संरचना में, भारत के आर्थिक परिदृश्य को मजबूत करने में, और इसीलिए भारत की गवर्नमेंट जो है वो भी लगातार अनेक इनिशिएटिव से उनको भारत से जोड़ने का प्रयास कर रही है। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे बेसिकली ये पॉलिटी का प्रश्न है, सीधा सीधा प्रश्न है। कहा गया है भारत का जो फेडरल सिस्टम है वो अमेरिका के फेडरल सिस्टम से किस प्रकार से अलग है, यानी भारतीय संघीय व्यवस्था किस प्रकार से अमेरिका की संघीय व्यवस्था से भिन्न है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो भाई एक्सप्लेन आपका इसमें कीवर्ड है या फिर व्याख्या करनी है। शुरुआत आप कैसे करेंगे, आप संघवाद की परिभाषा देकर अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन में पूछा गया है किस प्रकार से भिन्न है, यानी कितना डिफरेंस है, लेकिन इंट्रोडक्शन में अगर आप 1-2 पंक्तियों में इनके बीच की समानता लिख देंगे तो उत्तर और बेहतर बन जाएगा। शुरुआत में हमने डिफाइन किया, उसको परिभाषित किया, फिर हमने लिखा कि भाई ये समानताएं हैं लेकिन कुछ भिन्नताएं भी हैं और ये इस प्रकार से ये दोनों व्यवस्था आपस में एक दूसरे से भिन्न है। तो ऐसे आपको ये वाला आंसर जो है उसको लिखना रहेगा। तो दोस्तों देखिए, इसमें हम लोग सीधे आंसर देखते हैं कि किस प्रकार से इसका हमने आंसर बनाया है। इसमें समझने का ज़्यादा कुछ है नहीं, ये पॉलिटी का स्टैटिक क्वेश्चन है जो पॉइंट टू पॉइंट हमको लिखना है। शुरुआत करेंगे हम लोग संघवाद को डिफाइन करके। भाई फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म बेसिकली पावर का डिवीज़न है।
पावर किस में डिवाइड होती है, एक तो कोई सेंट्रल ऑर्गन होता है और एक स्टेट का ऑर्गन होता है। हो सकता है नीचे भी हो, लेकिन कम से कम इन दो स्तरों की मौजूदगी ज़रूरी है। तो संघवाद को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के रूप में वर्णित कर सकते हैं जहाँ पे कम से कम दो स्तर मौजूद हों। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो हमने जो बात की हमने परिभाषित कर दिया, डेफिनेशन दे दी। अब हम थोड़ी सी सिमिलैरिटी बताते हैं। हम लोग कहते हैं भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ही लोकतांत्रिक गणराज्य हैं और दोनों में ही एक संघीय व्यवस्था है। तो ये आपने दोनों के बीच में थोड़ी सी समानता बता दी, ये ज़रूरी था। फिर हम चलते हैं जो मेन क्वेश्चन में पूछा गया, किस प्रकार से ये भिन्न है। तो फिर हमने कहा हालांकि दोनों ही सरकारों के कार्य में कुछ अंतर भी है, यानी कुछ डिफरेंसेस भी हैं। आप चाहें तो इसको टेबल में भी समझा सकते हैं, एक तरफ इंडिया और एक तरफ अमेरिका लिख के, या फिर चाहें तो पहले अमेरिका के सारे लिख दीजिए और फिर इंडिया के सारे लिखिए। तो हम लोग सबसे पहले अमेरिका से शुरू करते हैं। अमेरिका जो है वो पूरे विश्व का पहला और सबसे पुराना महासंघ है और यहाँ पे जो व्यवस्था है उसको ट्रू फेडरेशन कहा जाता है, यानी वास्तव में ये एक संघीय व्यवस्था है। ये बेसिकली हुआ क्या, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं छोटे छोटे बहुत सारे राज्य थे। उन्होंने एक दिन सोचा आइए हम लोग साथ मिलके एक बड़ा सा यूनियन बना लेते हैं, बेसिकली एक बड़ा सा फेडरेशन बना लेते हैं, ये ज़्यादा बेहतर इसमें वर्ड रहेगा। तो उन सब ने क्या किया, एग्रीमेंट किया कि आइए एक एग्रीमेंट करते हैं और इस एग्रीमेंट के तहत हम लोग सब मिलके एक बड़ा सा फेडरेशन बना लेते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है जो यूएस का फेडरेशन है वो एग्रीमेंट की वजह से आया है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है, एक यूनियन पहले से मौजूद था और उस यूनियन में से काट काट के अलग अलग राज्य आए हैं या फिर उसमें से राज्य डिवाइड किए गए हैं। यानी यहाँ पे जो है यूनियन शब्द की बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन अमेरिका में एक फेडरेशन के तरीके से उसको देखा जाता है। अमेरिका में देखें तो हर एक स्टेट का अपना खुद का संविधान होता है। जो नागरिक होते हैं उनको एक तो नेशन की सिटीजनशिप लेनी पड़ती है और एक अपने जो स्टेट में वो रहते हैं उस स्टेट की सिटीजनशिप लेनी पड़ती है। तो यानी कि इसमें दोहरी सिटीजनशिप या फिर डुअल सिटीजनशिप देखी जाती है। पावर का शेयरिंग होता है एक तो फेडरल गवर्नमेंट में और एक स्टेट गवर्नमेंट के बीच। हालांकि जो संयुक्त राज्य का संविधान है वो राज्यों की सरकार के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन राज्य सरकारें राष्ट्रीय सरकार की संरचना को दर्शाती हैं। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो लॉज हैं उनकी डाइवर्सिटी देखी जाती है, यानी कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लॉज चल सकते हैं। हो सकता है सेंटर में बिल्कुल ही अलग लॉ चले। हालांकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में एक जो लॉ होता है वो कई बार होता है कि सभी स्टेट्स पे एप्लीकेबल हो, तो इस तरीके से ये आपस में डिफरेंट हैं। उसके अलावा दोस्तों अमेरिका के केस में आप यहाँ पे डुअल जुडिशरी भी लिख सकते हैं कि जो जुडिशरी की व्यवस्था है वो भी डुअल है, यानी कि अलग अलग लेवल्स पे है। लेकिन भारत में हम लोग एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी को देखते हैं, उसका अनुभव करते हैं। जो एपेक्स कोर्ट है, जो सबसे ऊपर है, वो है सुप्रीम कोर्ट और बाकी सभी कोर्ट्स उसके नीचे हैं। अब दोस्तों हम लोग भारतीय संघीय व्यवस्था के बारे में देखते हैं। संघ और राज्यों के दोनों के लिए एक ही संविधान है। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग सहकारी संघवाद को देखते हैं। भारत उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, एक क्लासिक एग्जाम्पल है, क्योंकि कई जगह सेंटर और स्टेट दोनों एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के डिसीजंस में इन्वॉल्व रहते हैं। अब यहाँ पे जो पावर है वो बेसिकली स्टेट और सेंटर के बीच में डिवाइडेड है, यही होती है बेसिकली संघीय व्यवस्था। लेकिन स्टेट्स के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो यूनियन से अलग हो जाए। इसीलिए हमारे संविधान के पहले अनुच्छेद या फिर आर्टिकल 1 में कहा गया है कि हम इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन हैं, यानी संघ से अलग होने का किसी भी राज्य के पास अधिकार नहीं है। संविधान राज्यों की और सेंटर की शक्तियों को स्पष्ट रूप से सीमांकित करता है, स्पष्ट रूप से दर्शाता है। अब देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक यूनियन था जिसको डिवाइड करके यहाँ पे स्टेट्स फॉर्म हुए, तो ये तो स्वाभाविक बात है कि जो पूरी व्यवस्था होगी वो कहीं ना कहीं सेंटर या फिर यूनिटरी की तरफ इंक्लाइंड होगी। इसी वजह से कहा जाता है कि भारत ना तो विशुद्ध रूप से संघीय चरित्र का है और ना ही विशुद्ध रूप से एकात्मक चरित्र का। इसमें ज़्यादा मजबूत जो है वो एकात्मक प्रणाली है, लेकिन ओवरऑल ये एक संघीय ढांचा है, यानी फेडरल स्ट्रक्चर है और स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस है। इसीलिए इसको क्वासी फेडरल भी कहा जाता है।
यानी इसके लिए अर्धसंघीय शब्द का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है। तो इस प्रकार से आप अपने उत्तर को यहाँ पे पूर्ण कर सकते हैं। 2-3 पॉइंट जैसे हमने डिस्कस किए और भी जोड़ सकते हैं। एक तो आप डुअल सिटीजनशिप के बारे में लिख सकते हैं कि भाई जो अमेरिका है उसमें डुअल होती है, भारत में एक ही सिटीजनशिप होती है आपकी। उसके अलावा डुअल जुडिशरी के बारे में भी लिख सकते हैं कि वो अमेरिका में होती है, भारत में तो इंटीग्रेटेड होती है। तो ये पॉइंट्स आप और इंक्लूड कर सकते हैं अपने शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए। फिर दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे राज्यसभा की विशिष्ट शक्तियों के बारे में पूछा गया है और कहा गया है ऐसी कौन सी विशिष्ट शक्तियाँ हैं जो संविधान के अंतर्गत लोकसभा को तो प्राप्त नहीं है लेकिन राज्यसभा को प्राप्त हैं। फिर से ये दोस्तों पॉलिटी का सवाल है, सीधा सवाल है। आपको उन अनुच्छेदों के बारे में लिखना होगा, आर्टिकल्स के बारे में लिखना होगा जिसमें राज्यसभा को स्पेशल पावर्स ग्रांटेड हैं। कीवर्ड है डिस्क्राइब या फिर वर्णन आपको करना है। सीधा प्रश्न है ये। आप शुरुआत इसकी कर सकते हैं राज्यसभा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हुए, क्योंकि जो प्रश्न है उसका मुख्य विषय राज्यसभा ही है। फिर जैसा कि उसमें पूछा गया आप सीधे सीधे इसकी विशेष शक्तियों के बारे में बताना शुरू कर सकते हैं। तो देखिए शुरुआत दोस्तों यहाँ पे हमने की है राज्यसभा के बारे में जानकारी देके। कहा गया है कि जो राज्यसभा है वो अपर हाउस होता है बायकैमरल पार्लियामेंट का, यानी उच्च सदन होता है एक द्विसदनीय संसद का। अब जो भारतीय संविधान द्वारा संघीय प्रकृति अपनाई जाती है उसके तहत राज्यसभा को 2 एक्सक्लूसिव या 2 विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं जिनका उपयोग लोकसभा नहीं कर सकती। तो सबसे पहले आप अनुच्छेद 249 या आर्टिकल 249 के बारे में यहाँ लिखेंगे। देखिए इसमें बताया गया है अगर राज्यसभा चाहे तो वो एक रेजोल्यूशन पास करके संसद को राज्य की सूची में शामिल किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। नॉर्मल सर्कमस्टांस में आपको मालूम होगा जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो यूनियन लिस्ट में कानून बना सकती है और कॉन्करेंट लिस्ट में भी कानून बना सकती है। लेकिन इस विशेष शक्ति के अंतर्गत अगर राज्यसभा चाहे एक रेजोल्यूशन पास करे 2/3 मेजॉरिटी से प्रेजेंट और वोटिंग की, तो वो स्टेट लिस्ट में लिखे हुए सब्जेक्ट्स पे भी ये शक्ति पार्लियामेंट को प्रदान कर सकती है कि वो उस पर लॉ बना सके। इसके लिए 2/3 बहुमत प्रेजेंट और वोटिंग वालों की काउंट की जाती है। इस प्रकार से बनाए गए लॉ जो होते हैं वो 1 साल के लिए वैलिड होते हैं, लेकिन अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम उनको हम रीन्यू कर सकते हैं। फिर आप अनुच्छेद 312 या आर्टिकल 312 का यहाँ पे उल्लेख कर सकते हैं। इसमें यह है कि अगर राज्यसभा चाहे तो वो नई ऑल इंडिया सर्विस बना सकती है, यानी नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए वह अधिकृत है, भले ही केंद्र के लिए बनानी हो या राज्य के लिए बनानी हो। तो ये 2 ऐसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, ऐसी स्पेशल पावर्स हैं जो सिर्फ राज्यसभा को दी गई हैं और ये लोकसभा को नहीं दी गई। उसके अलावा कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, स्पेशल सर्कमस्टांसेस होती हैं, जहाँ पे राज्यसभा नेशनल इमरजेंसी भी प्रोक्लेम कर सकती है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा भी कर सकती है। यह उद्घोषणा या तो उस समय की गई हो जब लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, उसका विघटन हो गया है, या फिर लोकसभा का डिसोल्यूशन उस पीरियड में हो गया हो जो पीरियड अलाउड था उसके अप्रूवल के लिए। तो ऐसे केस में नेशनल इमरजेंसी अगर राज्यसभा द्वारा अप्रूव कर दी जाए तो वो इफ़ेक्टिव है। और इसके लिए अनुच्छेद 352, 356 और 360 यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी का भी हम उल्लेख कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सीधा क्वेश्चन था, इसमें आपको दोनों अनुच्छेदों की बात करनी थी। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे वीवीपैट यानी मतदाता निरीक्षण पेपर ऑडिट ट्रायल के बारे में पूछा गया है। कहा गया है कि उसका जो प्रयोग है आम चुनाव में या फिर उसका जो यूजेज है उसको इवैल्यूएट करना है, उसका मूल्यांकन करना है। तो इसमें हमको प्लस माइनस लिखना होगा कि भाई लोगों को क्या चिंताएं हैं वीवीपैट के यूजेज से संबंधित। नेगेटिव में आपको लिखना होगा, माफ़ कीजिएगा, पॉजिटिव में आपको लिखना होगा कि किस प्रकार ये इलेक्शन को बेहतर बनाने में, पारदर्शी बनाने में, जवाबदेह बनाने में अपना योगदान दे रहा है। नेगेटिव में आपको लिखना होगा कि क्या क्या चिंताएं हैं लोगों के मन में इसको लेके। यहाँ पे जो मुख्य शब्द है वो इवैल्यूएट दिया गया है और मूल्यांकन करने को कहा गया है। शुरुआत आप कैसे करें? आप वीवीपैट के उद्देश्य के बारे में करें,
कुछ बात। उसके अलावा वीवीपैट की मूल बातें क्या हैं, इसकी बेसिक टेक्नोलॉजी क्या है, ये कितनी देर के लिए क्या स्लिप दिखाता है, ये सब बताएं। फिर बताएं वीवीपैट का उपयोग क्या है और इसके लाभों के संदर्भ में अलग अलग डायमेंशंस को कवर करें। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले तो वीवीपैट की बात करने से पहले ईवीएम की बात करते हैं। ईवीएम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, यानी एक ऐसी मशीन है जहां पे इलेक्ट्रॉनिकली आप अपना वोट डाल सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिकली यहां पे वोट डालेंगे, फिर वो वोट जो है वीवीपैट में दिखता है, उसकी भी अभी हम चर्चा करते हैं। देखिए अब इसको शुरू क्यों किया गया था। पहले बैलेट सिस्टम चला करता था, लेकिन उसके साथ कई सारी चुनौतियों को जोड़ा जाता था, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी उसकी कही जाती थी कम है, जैसे कि जवाबदेही कम कही जाती थी। तो कहा गया अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली कुछ ऐसा शुरू कर दें वोट डालने की प्रणाली, तो इन दोनों को बेहतर बनाने में बहुत मदद मिलेगी। तो इसीलिए शुरू किया गया ईवीएम। ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल किया गया था केरला के इलेक्शंस में शायद 1982 में। हालांकि तब कुछ भी ऐसा प्रावधान नहीं था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी हो सकती है, तो इस वजह से ये जो इलेक्शन है इसको नल एंड वॉइड या फिर कैंसिल डिक्लेयर कर दिया गया। और इसके बाद जो आरपीए है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951 का, उसको संशोधित किया गया, उसको अमेंड किया गया और फिर ये प्रावधान डाला गया कि भैया वोटिंग तो इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकती है। इसके बाद जनरल इलेक्शंस में इसको इस्तेमाल किया गया। ये जनरल इलेक्शन 2004 वर्ष में हुए थे। यहाँ पे करीब 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इसको शुरू किया गया था। अब दोस्तों हम लोग वीवीपैट से संबंधित यहाँ पे समझते हैं प्रोसेस। देखिए ये ईवीएम है। ईवीएम मशीन इस प्रकार की होती है, अलग अलग यहाँ पे नाम लिखे होते हैं। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली एक बटन दबा के अपना वोट डालना पड़ता है। तो आपने मान लीजिए किसी एक पार्टी को वोट दिया, ईवीएम की मदद से आप अपना वोट यहाँ पे कास्ट करेंगे। तो जब आपने वोट दिया तो यहाँ पे लगा होगा एक वीवीपैट और आपने जिसको भी वोट दिया है उसकी यहाँ पे एक स्लिप दिखाई देगी। स्लिप में सीरियल नंबर होगा, स्लिप में नाम होगा और स्लिप में चुनाव चिन्ह होगा या फिर सिंबल होगा। ये स्लिप 7 सेकंड तक आपको दिखेगी, फिर ये स्लिप एक सील्ड बॉक्स में गिर जाएगी और ये सील्ड बॉक्स सिर्फ वहाँ के जो पोलिंग ऑफिशियल्स हैं, यानी जो भी अथॉरिटी वहाँ पे असाइन हुई है इस इलेक्शंस के लिए उस पर्टिकुलर बूथ पे, वही इस सील्ड बॉक्स को एक्सेस कर सकते हैं और कोई भी व्यक्ति इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये है बेसिक वीवीपैट के बारे में। दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वीवीपैट को लेके या फिर ईवीएम को लेके कहती है कि भाई इसकी हैकिंग संभव नहीं है, इसका जो सॉफ्टवेयर है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ एक बार ही प्रोग्राम हो सकता है और अगर वापस उसमें किसी ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो पूरी मशीन ही ब्लॉक हो जाएगी। यानी अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन हारने के बाद ये क्लेम करती है कि ईवीएम ही टैम्पर्ड है या फिर ईवीएम में ही चीटिंग की गई है, तो वो गलत है। इलेक्शन कमीशन के अनुसार इसको हैक ही नहीं किया जा सकता। उसके अलावा जब यहाँ पे क्लोज्ड बटन दबा दिया गया हो उसके बाद कोई वोट नहीं डाले जा सकते। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बाद में आके कोई वोट डाल दे और किसी एक पार्टी को जिता दिया जाए। उसके अलावा ये मशीन या फिर इससे संबंधित जो भी इक्विपमेंट है वो 24/7 जो है सिक्योरिटी में रहते हैं। इनको कैरी किया जाता है एक सील्ड ट्रक में, तो वो भी हर आदमी के पहुंच में नहीं है। और ये जो ट्रक इसको कैरी कर रहा है इसको भी जीपीएस टेक्नोलॉजी से ट्रैक किया जाता है, जिससे कि पता पड़ सके ये किसी और रूट पे तो नहीं जा रहा। तो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो कहता है भाई वीवीपैट और ईवीएम पूरी तरीके से टैम्पर प्रूफ है और इससे जो इलेक्शंस है उसकी ट्रांसपेरेंसी या फिर पारदर्शिता भी बढ़ी है और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ी है। और इसी वजह से भारत जैसे लोकतंत्र के लिए ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ऐतिहासिक कदम था। तो देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से हमने इसका उत्तर बनाया है। शुरुआत में वीवीपैट के बारे में लिखा है, उसकी डेफिनेशन लिखी है। तो मतदाता निरीक्षण पेपर ऑडिट ट्रायल या फिर वीवीपैट एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से संबंधित ऐसी प्रणाली है जिससे ये इंश्योर किया जाता है कि मतदाता ने जिसको भी वोट डाला है वो वोट उसी उम्मीदवार को गया है, ना कि किसी और को।
क्योंकि वो अगर मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट देंगे तो उस स्लिप में उस पार्टी का सिंबल, उसका सीरियल नंबर और नाम लिखा हुआ आएगा, तो आप इससे सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ भाई, जिसका बटन दबाया है उसी को वोट गया है। हालांकि लगातार पॉलिटिकल पार्टीज़ ये बात कह रही हैं कि जो ईवीएम है उसको टैम्पर किया गया है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, इस वजह से वो इलेक्शन नहीं जीत पा रहे। लेकिन ऐसी जो दलीलें हैं उसके बाद भी वीवीपैट इस चीज़ को इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि भाई जो मतदाता है उसका भरोसा इस इलेक्शन मशीनरी में बना रहे, क्योंकि आपने जो वोट डाला है वो आपको स्लिप दिखती है। इसकी वजह से जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो हमारा लोकतंत्र है, वो सहभागी नेचर का हो पाता है, पार्टिसिपेटरी हो पाता है। अब वीवीपैट के बारे में हमने लिखा है कि एक छोटी सी स्लिप होती है जिसमें नाम आता है, इलेक्शन सिंबल होता है, सीरियल नंबर होता है, करीब 7 सेकंड तक ये आपको दिखती है। उसके बाद वीवीपैट ईवीएम जो है 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया था। वर्ष 2004 में हमने देखा था कि ये चीज़ इंट्रोड्यूस की गई थी। इलेक्शन कमीशन यही कहता है कि भाई इसको टैम्पर करना पॉसिबल नहीं है। वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप इसमें लगती है, जिसको अगर आपने छेड़ने की कोशिश की तो पूरा डिवाइस ब्लॉक हो जाता है। लेकिन अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो यही कहती रहती हैं कि भाई ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है, इसी वजह से हम नहीं जीत पा रहे। हालांकि वीवीपैट इसमें ऐसे सिनेरियो में, ऐसे सर्कमस्टांसेस में पारदर्शिता को बढ़ाने और ट्रस्टवर्दीनेस को बढ़ाने में बहुत अहम योगदान निभाता है, सहायक रहता है। वीवीपैट का प्रयोग ये भी दिखाता है कि भाई जो हमारे इलेक्शन का पूरा प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है, उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी के साथ हमने आगे कदम बढ़ाए हैं, और साथ में ये ट्रांसपेरेंसी और वोटर्स के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, उनको सबसे ज़्यादा महत्व देता है, जो कि भारत जैसे देश में बहुत ज़रूरी भी है। तो इस प्रकार से आप इसकी चीज़ें लिख सकते हैं। आपने ये लिखा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आरोप लगा रही हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन हमेशा यही स्टैंड मेंटेन करता है कि भाई ईवीएम की टैम्परिंग संभव ही नहीं है। और ईवीएम पे फिर भी आरोप लगे, वीवीपैट तो आपको साफ दिखा रहा है कि स्लिप में किसका नाम लिखा है। तो अगर वो आपके वोट से मैच हो गया तो सीधी सी बात है कि भाई पूरा प्रोसेस एकदम ट्रांसपेरेंट है। तो यही चीज़ हमको यहाँ पे लिखनी है। अब दोस्तों जो हमारा अगला सवाल है वो भी पॉलिटी से सीधा साधा सवाल है। उसमें पूछा गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की संवैधानिक स्थिति क्या है। कैग है जो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। तो क्वेश्चन में दोस्तों एग्जामिन करने को कहा गया या फिर आपको परीक्षण करना है इस चीज़ का। तो आप कैसे शुरू कर सकते हैं, आप कैग के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें लिख के यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। आर्टिकल्स उससे संबंधित जो हैं वो लिख सकते हैं। फिर आप जो कि सवाल में पूछा गया है इसकी संवैधानिक पोजीशन या स्थिति, उसके बारे में लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हम आंसर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने आर्टिकल का जिक्र किया कि भाई अनुच्छेद 148 में एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बनाई गई है जो कि ऑफिस ऑफ कैग है। इसकी स्पेशल सिग्निफिकेंस आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी देखने को मिलती है। उसके अलावा भारत सरकार के रुपए पे ये नियंत्रण करता है, क्योंकि ये देश में वित्त की जांच करता है, इसीलिए ये एक महत्वपूर्ण कार्यालय के रूप में कार्य करता है। यहाँ तक कि डॉक्टर अंबेडकर ने कैग को मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिस कहा था। भाई एक तो ये लोकसभा को लायबल बनाता है, अकाउंटेबल बनाता है कि वो इधर उधर एक्सेस में पैसे नहीं खर्च कर सकती, और साथ में ये चेक और बैलेंसेस भी मेंटेन करता है कि कहाँ कैसे कौन सा पैसा इस्तेमाल हो रहा है। इसका ऑफिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस बात का अंदाज़ा ऐसे लगाया जा सकता है कि हालांकि कैग को अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन जब उनको हटाने की बात आती है तो संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया जा सकता है। और जिस प्रकार एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है उसी प्रकार का प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है, यानी हटाना बहुत डिफ़िकल्ट है। संविधान में कई सारे प्रोविजंस रखे गए हैं उनकी इंडिपेंडेंस को सिक्योर करने के लिए। देखिए सबसे पहले तो अगर पक्षपात से बचना है, फेवरेटिज्म से बचना है, तो रीअपॉइंटमेंट को हटाना होगा। वही कैग के साथ है, उनको वापस किसी पद के लिए अपॉइंट नहीं किया जा सकता, यानी कैग जो कि रिटायर हो रहे हैं उनको वापस कैग नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए वो अपात्र हो जाते हैं, तो वो किसी का फेवर नहीं ले सकते।
उसके अलावा पोस्ट रिटायरमेंट किसी भी प्रकार का कोई एम्प्लॉयमेंट या कोई रोज़गार नहीं है कैग के लिए, तो इससे वो कोई फेवर नहीं ले सकता है। अगर फेवर लिया और हो सकता है ये फेवर दिया गया कि भाई तुम हमारे जो खर्चे हैं फाइनेंशियल उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दो, बाद में हम तुम्हें इस पोस्ट पे बिठा देंगे, उस पोस्ट पे बिठा देंगे, इस प्रकार की जो लालच है, जो ल्यूक्रेटिव प्रोमिसेस हैं, उससे बचाती है ये दो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। उसके अलावा इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट्स के लिए कैग रिस्पॉन्सिबल है नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट की। देखिए अनुच्छेद 151 आर्टिकल 151 कहता है कि जो कैग है वो सेंटर और स्टेट की रिपोर्ट को ऑडिट करेगा, एक रिपोर्ट बनाएगा हर साल। वो रिपोर्ट वो देगा प्रेसिडेंट को सेंटर के केस में और गवर्नर को स्टेट के केस में। फिर प्रेसिडेंट और गवर्नर आगे जाके ये रिपोर्ट अपने अपने, जैसे कि जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा राज्यसभा और जो गवर्नर है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसमें रखेंगे। फिर यहाँ पे एक पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, यानी लोक लेखा समिति होती है, जो कैग की रिपोर्ट को पढ़ती है, उसको रिव्यू करती है। अब भाई इसमें इस पर्टिकुलर समिति में सबके सब वो लोग हैं जो लेजिस्लेट करते हैं, जो कानून बनाते हैं, और कैग जो है वो एग्जीक्यूटिव होता है, आमतौर पर एक सिविल सर्वेंट होता है, एक आईएएस ऑफिसर होता है। तो ऐसी रिपोर्ट इनको समझने में परेशानी आएगी, तो इसी वजह से कैग इनकी मदद करता है अपनी रिपोर्ट समझने में, और इसीलिए इसको गाइड, फ्रेंड और फिलोसोफर भी कहा जाता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का या फिर लोक लेखा समिति का। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने कैग से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है उसका उल्लेख किया। साथ में आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई अगर कैग का ऑफिस थोड़ा भी टैम्पर हुआ, थोड़ी भी कुछ गड़बड़ी हुई कैग के द्वारा की गई रिपोर्ट्स में, तो देश की जो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी है, जो आर्थिक जवाबदेही है, उस पर बहुत ख़राब प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए कैग का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों अगर प्रश्न में पूछा जाता है क्या चुनौतियां या चैलेंजेस हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट से संबंधित, तो आप इस प्रकार से इनको मेंशन कर सकते हैं कि कैग की नियुक्ति से संबंधित ना तो संविधान और ना ही किसी कानून में कोई प्रक्रिया निर्धारित की गई है, तो ये एक चुनौती है। उसके अलावा कार्यकाल संबंधित कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि टेन्योर दिया गया है 6 साल या फिर 65 वर्ष की उम्र, लेकिन हाल ही में देखा गया है कि वास्तविक कार्यकाल में कमी आई है। उसकी वजह से अगर दूसरे देशों में देखा जाए तो कार्यकाल बहुत अधिक है, जैसे कि यूएस में करीब 10 साल का है और यूके में करीब 15 साल का है, लेकिन इंडिया में इतना कम है, सिर्फ 6 साल या 65 वर्ष। तो उसकी वजह से प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाती, कामकाज में बाधा आती है। एक चैलेंज एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से संबंधित है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट या फिर भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग। इसके जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ये सब वित्तीय अभिलेखों के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर उनके लेखा परीक्षा की बात आती है, तो अगर उनकी ऑडिटिंग की बात आती है, लेकिन फिर भी इनको किसी भी प्रकार का स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन नहीं मिला है, यानी इस संस्था को, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट को कोई वैधानिक मान्यता नहीं मिली है। अगर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के 1 महीने के भीतर विधायिका के समक्ष पेश नहीं की जाती तो कैग उसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत नहीं है, ये भी एक चुनौती है। उसके अलावा ये ऑडिटर तो है लेकिन कॉम्प्ट्रोलर कहना इसको ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी 1 अप्रैल 2020 से अगर मानते हैं 31 मार्च तक, एक फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया और कहाँ कहाँ गया, ये कैग देख सकता है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं सकता इस समय। बोलेगा कब? वो यहाँ पे जब वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा। तो खर्चा किस हिसाब से हो रहा है, अगर उसको दिख रहा है कोई चीज़ ज़बरदस्ती के पैसे से हो रही है या फिर कोई पैसा ज़बरदस्ती इस्तेमाल हो रहा है, गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है, तो वो बस देख सकता है, वो कुछ बोल नहीं सकता। इसीलिए उसको कॉम्प्ट्रोलर ना कहते हुए ऑडिटर कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि व्यय के बाद लेखा परीक्षा वह करता है। जैसे जैसे भ्रष्टाचार के विभिन्न रूप प्रचलित होते जा रहे हैं, लेखा परीक्षा करना, ऑडिटिंग करना और ज़्यादा कठिन, जटिल, डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। कैग के द्वारा अगर कोई फाइंडिंग की गई है तो उसको लीगली एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, ये भी एक समस्या है। उसके अलावा सरकार का भी कई बार
एटीट्यूड जो है वो इग्नोरेंट हो जाता है कैग के निष्कर्षों या फिर उनकी फाइंडिंग्स के संदर्भ में। तो दोस्तों किया क्या जाना चाहिए? सबसे पहले तो हमको स्वतंत्रता बढ़ाने की आवश्यकता है, इंडिपेंडेंस पे काम करा जाना चाहिए, जो कि PACS जो कि एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस थी उसमें डिस्कस किया गया था 2015 में। उसके अलावा जो कैग द्वारा तैयार किए गए रिकॉर्ड्स हैं, रिपोर्ट है, उसको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और अगर यह संभव नहीं हो पाए तो कम से कम स्पष्टीकरण का प्रावधान होना चाहिए कि देरी क्यों हो गई उसके संबंध में कोई भी एक्शन लेने में। उसके अलावा जो हमारे पूर्व कैग थे उन्होंने ये सजेस्ट किया कि सभी पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशंस यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी और सरकार द्वारा वित्त पोषित संगठन जो हैं उनको भी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के दायरे में लाने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग काम करेंगे तो ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी आ पाएगी, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आएगी, करप्शन थोड़ा कम होगा। तो ये आपके वे फॉरवर्ड हैं। अगर आप आंसर बनाएं तो इस प्रकार से उसमें इनको इस्तेमाल करते हुए एक निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो दोस्तों अपने आज के वीडियो में हम यहीं तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन रखेंगे। आने वाले वीडियो में हम इसके आगे के सवाल डिस्कस करेंगे। आप पूरे लेक्चर में मेरे साथ बने रहे इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।